नमस्कार मित्रों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों ने इससे पूर्व 10-11 वीडियोस देख लिए थे, रीट 2021 के नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षण विधियों की 2 इकाइयों को उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। आइए देखते हैं आज इकाई 3। देखो, कछुए और खरगोश वाली कहानी आपने सुनी होगी। धीरे धीरे किस तरह से कछुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जिन्होंने नियमित रूप से इन वीडियोज़ को देखा उन्होंने 2 इकाइयों को कंप्लीट कर लिया, और जो लोग इंतज़ार में बैठे रहते हैं या फिर आलस में बैठे रहते हैं कि हाँ देखेंगे, बाद में देख लेंगे, जो टालू प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। आज हम इकाई 3 में जो पहला टॉपिक है, इकाई 3 में जो 4 टॉपिक उनमें से पहला टॉपिक भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। मूल्यांकन से प्रश्न 100% आता है। तो आइए देखते हैं इकाई 3 के अंदर भाषा शिक्षण में जो मूल्यांकन है उसमें मूल्यांकन एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है। 2 इसमें शब्द है, सतत और व्यापक, जिन दोनों को हम समझेंगे कि सतत का क्या अर्थ है, व्यापक का क्या अर्थ है। किस तरह से सतत का अर्थ कंटिन्यू है, जबकि व्यापक का अर्थ उसके न केवल शैक्षिक बल्कि उसकी जो सह शैक्षिक गतिविधियां, वो खेलने में कूदने में कैसा है, ईमानदारी का गुण उसमें किस तरह का है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये सारी बातें व्यापक होती है। सतत मूल्यांकन पूरे वर्ष भर जब तक बच्चा उसके अध्यापक के पास में है, वो उसका निरंतर उसका मूल्यांकन करता रहता है। केवल प्रथम परक, द्वितीय परक या फिर अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि सतत होता रहता है। जो शिक्षा शिक्षार्थी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करके उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। मूल्यांकन किस तरह की व्यवस्था है, शिक्षा उसको किस तरह की मिल रही है, शिक्षार्थी का मूल्यांकन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो ठीक है या नहीं। मूल्यांकन द्वारा ही पता लगाया जाता है कि शिक्षार्थी में शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफलता प्राप्त की है। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, इस बात का जो पता है वो मूल्यांकन के द्वारा लगता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। क्योंकि यहाँ हम हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए भाषा शिक्षण में मूल्यांकन मूल्यांकन भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रश्न जब आता है, 2 लाइनें हम जो 3 लाइनें ऊपर वाली हैं वो पढ़ चुके हैं यहाँ से, कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रश्न जब आता है तो याद रखें मूल्यांकन में मापन निहित होता है। इसका मतलब यह हमें समझना पड़ेगा मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। अर्थात एक बालक जिसने किसी विषय में 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए हैं, बहुत सरल बात है, इसे समझें आप। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बालक का अमुक विषय में बालक जो है वो काफ़ी होशियार है, क्योंकि जब वो 100 में से 90 नंबर लाया है तो होशियार है, इसे मापन कहा जाता है। परंतु जब यह पता लगता है कि दूसरे सभी बालकों के 90 से अधिक नंबर है, ऐसे हम क्या निर्णय देंगे कि बालक उस विषय में पिछड़ा हुआ है, अर्थात अन्य लोगों की तुलना में वो पिछड़ा हुआ है। क्योंकि प्रश्न पत्र अत्यंत सरल था, मापन में आप निर्णय नहीं कर पाओगे। पेपर इतना सरल था कि उसके 100 में से 90। एक रीट के एग्जाम में मुझे अच्छी तरह से याद है, 2010 में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, हिंदी और संस्कृत। चूँकि मेरे एक मित्र थे संस्कृत से, मैंने हिंदी से दिया था, उनके 92% बन रहे थे रिटर्न में। उस समय इंटरव्यू होता था, फिर भी उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ संस्कृत से, जबकि हिंदी में 60 थे मेरे, उसके बावजूद भी इंटरव्यू कॉल हुआ था। कारण क्या था, ये पेपर बहुत हार्ड आया था, ये बहुत इजी आया था। इसमें ऐसा संस्कृत विषय के जानकार, आप पता कर लेना, 2010 में जो संस्कृत का पेपर हुआ था उसमें 65 के लगभग ऐसे प्रश्न थे जो 8वीं क्लास का बच्चा कर सकता है। तो ऐसे में 92 बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 92 जब बनते हैं तो उस कैंडिडेट के बारे में ये कहा जाता है कि ये होशियार है। लेकिन 92 से अधिक थे लगभग सभी लोगों के, और 92 वाले का इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया निर्णय अब हुआ है अन्य लोगों की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करने पर कि वो इतना होशियार नहीं है, ये तो पेपर इजी था इसलिए 92 बन गए। तो ये हो गया मूल्यांकन करना। क्योंकि प्रश्न पत्र अत्यंत सरल था, क्योंकि सभी बालकों के उससे अधिक प्राप्तांक थे, अतः इसे मूल्यांकन कहा जाएगा।
तो मूल्यांकन के अंदर मापन तो हो ही जाता है, लेकिन मापन में मूल्यांकन नहीं होता। जब तक दूसरे साथियों से तुलना नहीं होती है, मूल्यांकन नहीं कहलाता है, मापन ही कहलाता है। तो आइए देखते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। तो देखो, मापन का क्षेत्र संकीर्ण व संकुचित होता है, क्योंकि केवल एक विषय में प्राप्त किए गए जो प्राप्तांक है उनके आधार पर ही ये कह देना कि ये होशियार है, पिछड़ा हुआ है, तो वो संकुचित है, दूसरे लोगों से उसकी तुलना नहीं होती। मापन में किसी व्यक्ति के व्यवहार के एक पक्ष, वो हिंदी में कैसा है या इंग्लिश में कैसा है या केवल मैथ में कैसा है, एक आयाम का निर्धारण किया जाता है। मापन अल्पकालीन प्रक्रिया होती है, जो एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, केवल एक टेस्ट के आधार पर। मापन के आधार पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर कोई साइंस में 100 में से 90 नंबर लाता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा, क्योंकि आपने ये नहीं देखा दूसरे लोगों के जितने भी उसके साथी थे उनके सबके 95, 96, 97, क्योंकि पेपर बहुत सरल था। या अगर किसी के 100 में से 40 नंबर साइंस में आए और आप ये नहीं घोषणा कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये साइंस में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो साइंस में बहुत कमज़ोर है। आपने ये नहीं देखा कि वो टॉप रैंकर्स है, उसकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन है, पेपर बहुत हार्ड था, सभी के 30, 25, 20 इस तरह के नंबर है, वो 40 नंबर ला करके भी टॉपर है। आरएस में कई बार देखते हैं 42 ला करके भी लोग आरएस बन जाते हैं। तो केवल मापन करके आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते जब तक कि दूसरे लोगों से तुलना नहीं करते हो, और जो ही दूसरों से तुलना करते हो वो मूल्यांकन हो गया। मापन कभी भी किया जा सकता है। मापन से उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, इससे कारण का पता नहीं लगाया जा सकता। मापन से उद्देश्यों का निर्धारण होता है। मापन साधन है, किसके लिए? मूल्यांकन करने के लिए, निर्णय देने के लिए। मापन का संबंध पाठ्यक्रम से होता है, जबकि मूल्यांकन में आपके व्यक्तित्व का भी हो सकता है, आपके खेल, आपके संगीतकारी, आपकी चित्रकारी, सभी आयामों से हो सकता है। मापन संख्यात्मक, मात्रात्मक होता है। मापन में एक संख्या रहेगी इसमें इस तरह से कि ये सब 100 में से ये 89%, ये इस तरह से संख्यात्मक होता है वो। मापन मूल्यांकन का अंग है। मापन में किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। अब देखें आप मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। यहाँ लगभग सभी सब्जेक्ट होते हैं, सभी आयाम होते हैं, फिर एक निर्णय दिया जाता है कि ये व्यक्ति इस तरह का है, ये बालक इस तरह का है। मूल्यांकन में किसी व्यक्ति के व्यवहार के सभी पक्ष निर्धारित किए जाते हैं, उनका निर्धारण होता है, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी वगैरह भी शामिल होती है। मूल्यांकन दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है, समय लगता है इसमें। मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। मूल्यांकन एक निश्चित समय पर किया जाता है, चाहे जब इसको आयोजित नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन में उपचारात्मक शिक्षण संभव है। मूल्यांकन में उद्देश्य प्राप्ति का निर्धारण किया जाता है, किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का निर्धारण होता है। मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी शामिल होता है। उपकरण की आवश्यकता होती है। या उपकरण से तात्पर्य ये है कि जिस तरह से किसी एक पेपर को देख करके उसका टेस्ट लेना, ये केवल मापन होता है, जबकि मूल्यांकन में उसके आप विविध आयामों का, उसकी ईमानदारी के गुण को चेक करना, उसके वो फिजिकल रूप से परफेक्ट है या नहीं है, तो किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता हो सकती है। उसका उच्चारण कैसा है, तो हो सकता है आप लिंगवा फोन, टेप रिकॉर्डर, या किसी न किसी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कि वो फिजिकल में कैसा है, उसके लिए भी आपको किसी न किसी संसाधन की आवश्यकता पड़े। ये होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के निम्नलिखित 3 उद्देश्य हैं, जिनके मापन हेतु मापनी इस प्रकार। अब यहाँ एक फिर समझने वाली बात है कि मूल्यांकन के उद्देश्य तथा मापन। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? किसी बालक के ज्ञानात्मक पक्ष को देखने के लिए, भावात्मक पक्ष को देखने के लिए, क्रियात्मक या मनोचालक जिसको कहते हैं, इन तीनों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। उन तीनों में से सबसे पहले क्रियात्मक या मनोचालक उद्देश्य, यहाँ ज्ञानात्मक और भावात्मक संभवतया ये बाद में आएगा। सबसे पहले क्रियात्मक या मनोचालक उद्देश्य। हो सकता है ये स्लाइड जो है वो उल्टी सीधी हुई है, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये देखें कि ज्ञानात्मक भावात्मक को छोड़कर जो नंबर 3 क्रियात्मक या मनोचालक जो उद्देश्य होता है, क्रियात्मक परीक्षण के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन होता है। अच्छे परीक्षण व मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती है वो भी देखें। प्रश्न याद रखना, आप रीट के पेपर में एक तो कंपलसरी 100% है, 1 या 2 प्रश्न इससे संबंधित आ जाएंगे कि यह परीक्षा वैध है या विश्वसनीय है या व्यापक है या वस्तुनिष्ठ है अथवा विभेदकारी है।
इन पांचों को आज इतने बेहतरीन तरीके से आप समझें, इस बात की मैं उम्मीद अपेक्षा रखता हूँ कि आप पूरे मनोयोग से इन पांचों को समझें। देखते हैं सबसे पहले वेदता। देखो, एक शब्द को याद रखना है वेदता के साथ, एक शब्द वेद। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेद। वेद कौन सा वेद? जो बीमार होने पर हम आयुर्वेद के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें हम वेद जी कहते हैं, वेद जी। तो वेद वेद ये याद रखने से क्या होगा? ये याद रखने से ये होगा कि अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको वेद शब्द से जोड़ें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मंत्री हैं और आयुर्वेद डिपार्टमेंट के मंत्री हैं और आपको 100 वेद नियुक्त करने हैं राजस्थान में। तो आप एक परीक्षा, एक टेस्ट का आयोजन करेंगे। अब आपने किसी एक्सपर्ट को कहा कि इनके लिए पेपर बनाओ। अब उस पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ है, ये जो ही ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न बनाए, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। लेकिन ये वेद्य है या नहीं है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वेद बनाने के लिए उससे आयुर्वेदिक औषधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो 100 प्रश्न उसी से संबंधित होने चाहिए। हो सकता है आपने पाठ्यक्रम जो बनाया तो हो सकता है 10-20 प्रश्न आप राजस्थान की जीके से संबंधित डाल दें, लेकिन जो बाकी के 80 प्रश्न हैं सब्जेक्ट के जो हैं वो उससे संबंधित होने चाहिए। अब आपने प्रश्न इस तरह के डाल दिए कि वॉलीबॉल का खेल का जो मैदान है वो कितने मीटर का होता है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस तरह के प्रश्न डाल दिए। तो आप पीटीआई की भर्ती ले रहे हैं या फिर वेद बना रहे हैं? इससे जो भी सिलेक्ट होकर के आएंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं जानते, जानते हैं तभी तो सिलेक्ट होकर आए हैं वो। लेकिन वो किस तरह का ज्ञान जानते हैं? वो एक फिजिकल, एक जो फिजिकल ट्रेनर या फिर पीटीआई जो शारीरिक शिक्षक होता है, उसके लिए वो वेद है। ये परीक्षा वेद बनाने के लिए वेद नहीं है। अब इसको याद करें कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षा आयोजित कर रही हो, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति कर सकने वाले प्रश्न जिस परीक्षा में शामिल होते हैं वह परीक्षा वेद कहलाती है। यदि किसी परीक्षा में जिसमें 100 प्रश्न शामिल हैं, सभी 100 प्रश्न विभिन्न खेलों से संबंधित है, यह परीक्षा डॉक्टर बनने के लिए वेद नहीं होगी, परंतु यह परीक्षा शारीरिक शिक्षक बनने के लिए वेद है। तो आपको क्या रटना है? वेद परीक्षा कौन सी है? सेंटेंस एज इट इज आएगा परीक्षा में, ये वाला ऊपर वाला, कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षा आयोजित करनी है उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति कर सकने वाले प्रश्न जिस परीक्षा में शामिल होते हैं वह परीक्षा वेद कहलाती है। नेक्स्ट, विश्वसनीय। कौन सी परीक्षा विश्वसनीय होगी? यह सेंटेंस रटना पड़ेगा आपको कि बार बार अंकन करने पर भी जिस परीक्षा का परिणाम लगभग समान आए वह परीक्षा विश्वसनीय कहलाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, विश्वसनीय होती है वो, क्योंकि उसका कितनी बार अंकन कर लो लगभग समान आएगा, उसका तो एग्जैक्ट आएगा। रमेश ने किसी परीक्षा, चाहे वो निबंधात्मक है, लघुत्रात्मक है, वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ तो 100% विश्वसनीय होती है, लेकिन निबंधात्मक और लघुत्रात्मक में देखो आप किसी भी प्रकार की हो सकती है। मैं 100 में से 90 अंक प्राप्त किए। जब उसके प्राप्तांक पर अन्य साथियों ने प्रश्न उठाया कि साहब रमेश तो इतना इंटेलिजेंट ही नहीं है, उसके 90 कैसे आए, तो दूसरे अध्यापक जी के द्वारा जांच करवाए जाने पर भी लगभग उसके उतने ही नंबर आए। लगभग इसलिए क्योंकि निबंधात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्नों में थोड़ा वेरिएंट हो सकता है जांचने वाले का थोड़ा सा जो है वो किस तरह का उत्तर की अपेक्षा करता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 90 की जगह 95 या फिर 85 नंबर आते हैं तो ये विश्वसनीय थी। इसका मतलब ये परीक्षा विश्वसनीय थी। लेकिन उसके 40 ही नंबर आ रहे हैं तो इतना अंतर नहीं रह सकता, इसका मतलब ये परीक्षा विश्वसनीय नहीं थी। तो ये इस तरह से विश्वसनीय है। तो उसमें लाइन रटनी पड़ेगी, बार बार अंकन करने पर भी जिस परीक्षा का परिणाम लगभग समान आए वह परीक्षा विश्वसनीय कहलाती है। नेक्स्ट, विभेदकारिता। अब ये देखो, इसमें जो शब्द रटना है, वेद्य में वेद शब्द रटना है, विश्वसनीय में परिणाम बार बार समान आए, विभेद में भेद, एक शब्द याद रखना है, भेद। किन में भेद? लड़कों में। ये कुछ लड़के हैं किसी क्लास के अंदर, आपको बहुत इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट लड़के हैं, जो मंदबुद्धि हैं और एवरेज लड़के, ये छांटने हैं। आपने कोई ऐसा टेस्ट लिया, कोई परीक्षा ली जिससे अपने आप परीक्षा से पता लग जाता है ये इंटेलिजेंट है, ये जो है वो मंदबुद्धि है, लेकिन ये औसत लड़के हैं, तब तो ये परीक्षा विभेदकारी है। अब आपको
लगता होगा कि साहब हर परीक्षा ही विभेदकारी हो सकती है, नहीं। अगर आपने इतने इजी प्रश्न दे दिए, भारत की राजधानी कौन सी है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है, 2 और 2 कितने होते हैं, ये सबके राइट हो जाएगा। इससे आप होशियार, कमज़ोर, औसत उनका भेद नहीं कर पाओगे। और अगर आपने पेपर, तो फिर पेपर को हार्ड बनाना पड़ेगा, लेकिन पेपर आपने इतना हार्ड बना दिया, इतना हार्ड बना दिया कि वो किसी को ही नहीं आ रहा है, तो सबके 100 में से 5-7 नंबर आएंगे, ये भी विभेदकारित नहीं है। तो ऐसी परीक्षा हो जिसमें कुछ इंटेलिजेंट कर सके, इस तरह के प्रश्न हो, कुछ प्रश्न ऐसे हों जो औसत वाले भी कर सकें, कुछ प्रश्न ऐसे हों जो मंदबुद्धि भी कर सके, तब जाकर के चयन होगा, तब जाकर के आप छंटनी कर पाओगे। तो ऐसी परीक्षा जिससे भेद हो सके। तो इसमें कौन सी लाइन आपको रटनी है कि वह परीक्षा जिसमें प्रतिभाशाली, औसत और मंदबुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए प्रश्न शामिल हो, वह परीक्षा जिसमें कक्षा के अंदर उपस्थित सभी विद्यार्थियों में भेद किया जा सके। इन विद्यार्थियों में से कौन प्रतिभाशाली, कौन औसत तथा कौन मंदबुद्धि दर्जे का है। अतः ऐसी परीक्षा जिसमें कुछ सरल, कुछ मध्यम, तो कुछ जटिल प्रश्न हो। यदि सभी जटिल प्रश्न होंगे तो सभी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, और सभी प्रश्न सरल हो तो सभी उत्तीर्ण हो जाएंगे, उनमें भेद नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसी परीक्षा जिसमें भेद हो सके, प्रतिभाशाली, औसत और मंदबुद्धि, ऐसे विद्यार्थियों का चयन किए जा सकने वाली परीक्षा विभेदकारिता कहलाती है। समग्रता या व्यापकता, इस नाम से स्पष्ट हो रहा है व्यापक, समग्र। तो समग्र का मतलब है समग्र पाठ्यक्रम। रीट का एग्जाम हुआ, हिंदी के 30 प्रश्न आए, 30वें प्रश्न संधि के आ गए, ये व्यापक नहीं था। और कोई बालक केवल संधि पढ़ करके गया, बाकी कुछ नहीं पढ़ा। और एक बालक जिसने बेचारे ने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो किसी कारणवश संधि नहीं पढ़ पाया, तो जिसने सब कुछ पढ़ लिया वो फेल हो गया, जिसने केवल संधि पढ़ी वो टीचर बन गया। ये परीक्षा व्यापक नहीं थी, उसकी व्यापक गुणों की परख नहीं हो पाई। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए प्रश्नों को शामिल करने वाला जो प्रश्न पत्र होता है, ऐसा मूल्यांकन व्यापक कहलाता है। रीट या द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के किसी एक पेपर में 100 प्रश्नों में से सभी प्रश्न संधि टॉपिक में से थे। इसका मतलब ये परीक्षा व्यापक नहीं थी, क्योंकि इन 100 प्रश्नों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सहित सभी पाठ्यक्रम में शामिल टॉपिक के प्रश्न होने चाहिए थे। अतः यह परीक्षा व्यापक परीक्षा नहीं थी। और यदि सभी संपूर्ण पाठ्यक्रम में से समाहित कर सकने वाले प्रश्न उस प्रश्न पत्र में शामिल थे, तो यह व्यापक परीक्षा थी, व्यापक मूल्यांकन था। अंतिम बात, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ परीक्षा सदैव विश्वसनीय होती है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, ये 5 तरह के। नंबर 1, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प होते हैं, ABCD। सत्य, असत्य अथवा हाना वाले प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए या निम्न कथन पर हाँ या ना में उत्तर दीजिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आगे हाँ ना, तो केवल हाँ या ना पर टिक लगाना है, वो भी वस्तुनिष्ठ होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाले प्रश्न, बीच में रिक्त स्थान आ गए, वो भी वस्तुनिष्ठ होगा। एक शब्द में दिए जाने वाले उत्तर, भारत की राजधानी कौन सी है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो उत्तर नई दिल्ली, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो सकता, तो एक शब्द में दिए जाने वाले उत्तर। और मिलान वाले प्रश्न, निम्न में से मिलान करते हुए बताइए कौन सा असंगत है, कौन सा संगत है, या फिर चारों का मिलान करके फिर नीचे ABCD होते हैं। ये 5 तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में ये 5 तरह के प्रश्न समाहित होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 सोपान अथवा चरण। नंबर 1, उद्देश्यों का निर्धारण। मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है, तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। 3 ये सोपान है या 3 चरण है, 3 सीढ़ियाँ हैं, 3 स्टेप हैं। नंबर 1, एक तो सामान्य उद्देश्य, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बालक सुनना सीख गया या नहीं सीखा, बोलना सीखा या नहीं सीखा, पढ़ना सीखा या नहीं सीखा, लिखना सीखा या नहीं सीखा, इसके लिए मूल्यांकन आयोजित होता है। नंबर 2, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञान, उसको याद कितना है, रटा हुआ ज्ञान कितना, कंठस्थ कितना है, अवबोध समझा कितना है, वो ज्ञान उपयोग, ये एक है ज्ञानोपयोग, ये इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए था,
ज्ञानोपयोग वो व्यवहार में कितना सीखा है। हो सकता है इसके लिए अध्यापक जो है उसे 50 रुपये का नोट दे करके जब बाजार से सब्जी खरीद करके लेके आ, तो वो किस तरह की सब्जी लाता है, क्या उसमें वो धनिया डलवा के लाया है, नींबू एक्स्ट्रा लाया है, क्या वो बार्गेनिंग करके मोल तोल भावताव करके लाया है या नहीं लाया है। ये होता है ज्ञानोपयोग। कौशल, उसमें कुशलता है नहीं, चित्र बनाना, मॉडल बनाना। अभिरुचि, उसमें कितनी जागरूकता, कितनी रुचि है उस सब्जेक्ट को जानने के प्रति। अभिवृत्ति, कितनी पॉजिटिवनेस है, कितने सकारात्मक उसमें वो उसके प्रति है। क्या वो डॉक्टर बन करके किसी दूसरे देश में जा कर के अपने ज्ञान का उपयोग करेगा, या भारत के प्रति उसमें कुछ है, या डॉक्टर वाले पैसे के प्रति वो कितना ईमानदार है। ये सब अभिवृत्ति, तो ये सब उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन आयोजित होता है। नंबर 2, अधिगम क्रिया का आयोजन। ये अधिगम क्रिया का जो आयोजन होता है उसके बाद में, तो नंबर 1, व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ है बालक में। शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जाता है कि इन शिक्षण बिंदुओं के लिए, शिक्षण बिंदु का मतलब है जैसे कोई भी टॉपिक है, हल्दी घाटी का युद्ध, या महादेवी वर्मा का जो कृतित्व, उनका जीवन परिचय, कोई भी शिक्षण बिंदु लिया जा सकता है। अधिगम, फिर वो कितना सीखा है ये जानने के लिए अधिगम क्रियाओं का आयोजन होता है। उसके लिए टेस्ट हो सकते हैं, मौखिक परीक्षा हो सकती है, साइंस जैसे विषयों में ये जो प्रैक्टिकल होते हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन। फिर मूल्यांकन किस तरह से होता है उसके लिए अध्यापक को उपकरणों का चयन, व्यवहार परिवर्तन इसमें भी देखा जाता है। फिर अंकन करता है वो, विश्लेषण या निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये बालक किस तरह का है, ये कितना सीखा है। ये अंतिम जो है मूल्यांकन में उसका ये अंतिम सोपान कि विश्लेषण या निष्कर्ष निकाल करके उस बालक के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार, रचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। नंबर 1, रचनात्मक मूल्यांकन, जिसका दूसरा नाम है निर्माणात्मक मूल्यांकन। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के निर्माण में यह सहायक है। अध्यापक पाठ पढ़ाते समय इसकी जांच करता रहता है। इसे बोलते हैं सतत। ये सतत शब्द के अंदर है। जब हम सीसी पढ़ते हैं, सतत है व्यापक मूल्यांकन, जहाँ केवल सतत और व्यापक 2 शब्दों पर चर्चा होती है। यहाँ ये मूल्यांकन जो है वो सीसी के तहत नहीं है। ये मूल्यांकन है जब आप पढ़ा रहे हैं उस समय का मूल्यांकन। तो उसमें एक तो रचनात्मक मूल्यांकन, वहाँ पर भी नाम ये आएगा इस तरह से, रचनात्मक मूल्यांकन जब सीसी पढ़ा जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन ये पाठ पढ़ाते समय जांच करता है, बीच बीच में प्रश्न पूछता रहता है। सत्र के अंत में किया जाता है। अध्यापक एक पाठ पूरा होने के बाद जांच करता है। ये नंबर 2 जो है वो इसमें छपा नहीं है। ये सत्र के जिसको कहा जाता है, यहाँ है योगात्मक मूल्यांकन। ये योगात्मक मूल्यांकन जो सत्र के अंत में किया जाता है। अध्यापक एक पाठ पूरा होने के बाद इसकी जांच करता है। नंबर 3, निदानात्मक मूल्यांकन, सफलता असफलता मूल्यांकन जिसे कहा जाता है। बालक की असफलता का इसमें कारण ढूंढा जाता है कि बालक जो है वो इस पाठ को क्यों नहीं याद कर पाया, उसके नंबर कम क्यों आए। ये कहलाता है निदानात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन की विधियां क्या है? मूल्यांकन की विधियां हैं, यह 2 तरह की होती है। नंबर 1, परिमाणात्मक, संख्यात्मक या मात्रात्मक मूल्यांकन। इस परिमाणात्मक, संख्यात्मक, मात्रात्मक का मतलब ये है जहां वो अंकन करेगा कि इसके 10 में से कितने नंबर आए, और इसके लिए वो मौखिक परीक्षा ले सकता है, लिखित ले सकता है, या फिर प्रायोगिक परीक्षाओं के द्वारा, जो विशेष करके साइंस जैसे सब्जेक्ट में होती है। हिंदी में केवल और केवल जब भाषा प्रयोगशाला होती है तो वहाँ उच्चारण के लिए जो लिंगवा लैब जिसको बोलते हैं, जहाँ लिंगवा फोन होता है, उसके माध्यम से कि बालक किन किन शब्दों को ठीक ढंग से उच्चारित कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस तरह की परीक्षा लेकर के, और वो 3 तरह से ये परीक्षाएं आयोजित करके और मूल्यांकन करता है। गुणात्मक, या फिर जिसे ये कह सकते हैं कि मात्रात्मक। ये जो था यहाँ मात्रात्मक कौन सी, ये वाली मात्रा एक, वहाँ पर जो है परिमाण, संख्या, मात्रा, यहाँ अंकन किया जा रहा है 10 में से 8, और ये है गुणात्मक, सॉरी मात्रात्मक नाम नहीं लेकर के यहाँ गुणात्मक ही होना चाहिए, जहाँ उसके गुण की परीक्षा होगी, क्वालिटी की, न कि क्वांटिटी की, जिसमें प्रश्नावली विधि, कुछ प्रश्न पूछ करके
निरीक्षण विधि, उसके व्यवहार को देख करके, समाज मिति विधि, समाज के यानी उसके अन्य साथियों से उसके बारे में जानकर, रेटिंग स्केल जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं और उनके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। आपने कभी पेपर में इस तरह से पढ़ा होगा, जैसे जब आप किसी शादी में जाते हैं और वहाँ खाना तैयार है, अब आप क्या करेंगे। फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1, आप अपने मित्रों का इंतज़ार करेंगे। नंबर 2, आप अपने मित्रों का थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, यदि वो नहीं आते हैं तो आप खाना खाना शुरू कर देंगे। नंबर 3, आप बिना इंतज़ार किए झट से खाना खाने में विश्वास रखते हैं, इसलिए जो है वो खाना खा लेंगे। नंबर 4, आपको स्वयं नहीं पता, आप कभी पहले खा लेते हैं, कभी मित्रों का इंतज़ार कर लेते हैं। इसके लिए आपको 2 नंबर, इसके लिए 3 नंबर, इसके लिए 4 नंबर, इसके लिए 1 नंबर, इस तरह से नंबर होते हैं। फिर 5 या 7 प्रश्न पूछकर उनकी टोटल लगाई जाती है। फिर 50 में से यदि 25 से प्लस है तो आप एक अच्छे इंसान हैं, 20 से 25 है तो आप मध्यम दर्जे के हैं, 20 से नीचे हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। ये होती है रेटिंग स्केल। साक्षात्कार, उसका इंटरव्यू लेकर के कुछ प्रश्न पूछ करके विद्यालय अभिलेख तैयार किए जाते हैं। विद्यालय में इस तरह के रिकॉर्ड होते हैं, बच्चे ने कौन कौन सी गतिविधियाँ की, कौन कौन सी गतिविधियों में किस किस तरह से उसने जो है वो अपना बिहेव किया, व्यवहार दर्शाया। तो ये थी गुणात्मक। तो ये तीसरी यूनिट में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मूल्यांकन। इसके बाद में इसमें सतत व्यापक मूल्यांकन भी है, और इसी यूनिट के अंदर भाषा शिक्षण जो उपागम है, जिसको हमने दूसरी यूनिट में पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो ये तीसरी यूनिट थी। नए जो साथी हैं वो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।